नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जो है वो देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई बालिकाओं ने भाग लिया था। सीएम धामी ने बालिकाओं को स्मार्टफोन वितरित करते हुए कहा कि उनकी सरकार हर बेटी की शिक्षा और सुरक्षा दोनों का अधिकार दिलाने में प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के माध्यम से सीएम धामी ने बेटियों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में चल रही योजनाओं की जानकारी दी है और बताया कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि बेटियां सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की शक्ति हैं। उनकी सरकार बेटियों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर काम कर रही है। कार्यक्रम में बालिकाओं के उत्साहपूर्ण जो है भाग लिया है। तो यूके SSC ने आखिरकार 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की काम जो है वो आखिरकार कर दिया। असल में बेरोजगार युवाओं के ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग जो है वो की थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी युवाओं को जो है आश्वस्त किया था कि उनकी मांगे जो है वो पूरी करने का काम यहाँ पर सरकार करेगी। यूके SSC के अध्यक्ष गणेश सिंह मोतियाल से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए। यूके SSC के अध्यक्ष GS मार्तोलिया जी हमारे साथ हैं। भर्ती परीक्षाओं को लेकर पिछले दिनों जो बातचीत चलती रही, आज उस पर बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का बड़ा निर्णय आप लोगों ने लिया है, क्या कुछ आधार रखा है? और जो छात्र मांग कर रहे थे उसी रूप में ये सब चीजें चलती रहेंगी, आगे कोई भर्ती परीक्षा प्रभावित तो नहीं होगी? नहीं, भर्ती प्रक्रिया कोई आगे वाली प्रभावित नहीं होंगी। और जो एग्ज़ाम हम लोगों ने अभी जो निरस्त किया 21 तारीख वाला स्नातक स्तरीय, इसको 3 महीने के अंदर करने का हमारा प्रयास होगा। और जो बाकी पेपर है, हमारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है या फिर टेस्ट होने हैं या फिर उसमें टाइपिंग टेस्ट होने हैं, स्टेनोग्राफी के टेस्ट होने हैं, वो हम लोग नवंबर से नया कैलेंडर जारी करेंगे उसमें। और अपनी जो भर्तियां हैं उसको हम लोग चालू लगातार जारी रखेंगे। सर, आयोग ने जो जांच यहाँ पर करी थी उसमें सभी लोगों को सम्मिलित किया था, उन्होंने आपसे भी बातचीत करी थी, तो आधार क्या रखें सर कि भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक वजह से ही ये सब चीज़ें हुई या कुछ और चीज़ें सामने आई थी उन सब चीज़ों को लेकर? नहीं, अभी तो इंक्वायरी चली रही है, उसमें SIT की जांच भी हो रही है। जस्टिस ध्यानी साहब का भी जो रिपोर्ट है, इंटरिम रिपोर्ट है, उसमें कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट, अभी जब पूरी रिपोर्ट आएगी तब उसमें कुछ कहना मेरे लिए ठीक होगा। इस स्टेज में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। सर, आपने 3 महीने का टाइम ही कहा है कि 3 महीने में हम फिर तैयारी करेंगे इस भर्ती परीक्षा। बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने है सर, क्योंकि युवाओं का भरोसा, उसके बाद ये सब चीज़ें तैयारी, किस रूप में कहेंगे सर? नहीं, मेरा तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा धैर्य रखें, विश्वास करिए और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करेंगे। और जो मेहनती बच्चा होगा, जो मेहनत करेंगे, उन्हीं को इसका परिणाम और फल मिलेगा। क्योंकि सर अभी अक्टूबर में भी आपकी परीक्षाएं होनी थी, उसके बाद आपने कैलेंडर भी जारी समूह गो का किया था, क्या वो होंगी सर अभी अक्टूबर वाली परीक्षाएं? नहीं, अक्टूबर में हमारे 2 एग्ज़ाम थे, 5 और 12 को। वो दोनों एग्ज़ाम हम लोगों ने अभी नहीं किया है, कैंसिल कर दिया था हम लोगों ने। नवंबर से जो हमारे पास स्लॉट मिलेगा जब भी, इन दोनों एग्ज़ाम को कराएंगे हम। समूह गो वाली परीक्षा सर? समूह ग वही, समूह ग की सब सारे एग्ज़ाम समूह ग के ही हैं ये। और कुछ में जैसे कनिष्ठ सहायक में हमारी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है। इसी तरह 1-2 एग्ज़ाम और है जिसमें हमें टाइपिंग टेस्ट करानी है। कुछ इस तरह के एग्ज़ाम हैं, उनको भी हम लोग शेड्यूल के हिसाब से करते रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ भर्ती परीक्षाएं जो कंप्लीट हो चुकी हैं उनके रिजल्ट भी जारी होने थे, आप लोग तैयारी उस चीज़ में कर, अब ऐसा नहीं ये सब चीज़ें उससे प्रभावित होती नजर आएंगी सर? नहीं, प्रभावित कोई नहीं हुई। हमारा शेड्यूल के हिसाब से हमारे जो कि ये दो एग्ज़ाम ज़रूर नहीं हो पाए, बाकी का अभी हमारा जो कैलेंडर था उसके हिसाब से ही कोशिश करेंगे कि वो हों। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। यूके SSC के अध्यक्ष GS माथुर ने कहा है कि उनकी जो तैयारी थी वो पूरी है और उस तैयारी के रूप में कह सकते हैं कि आयोग अपनी तैयारी रखा, जो भर्ती परीक्षा है उसको लेकर वो कहेंगे अगले 3 महीने में फिर से इस भर्ती परीक्षा को कराने का काम यहाँ पे किया जाएगा। कैमरामैन सुनील साहब, भाई कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने दीपावली के त्यौहार को सावधानी पूर्वक मनाने की अपील जो है यहाँ पर की है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि पटाखे जलाने के लिए खुले स्थानों पर चयन करें और बाजार में खरीदारी करते समय यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। पुनीत मित्तल ने कहा है कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए छोटे वाहनों का उपयोग करना बेहतर होगा, जिससे रास्तों पर भीड़ जो है वो कम होगी और आवागमन जो है सुगम रहेगा। त्योहार के दौरान बाजारों में भारी भीड़ होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या अक्सर उत्पन्न होती है।
जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि थोड़ी सी लापरवाही भी दुर्घटना का कारण जो है वो बन सकती है, इसलिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। प्रथम मैं पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, छोटी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे आग्रह करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर्षोल्लास से दीपावली मनाएंगे। जो ट्रैफिक समस्या है या जो गंदगी की समस्या है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि छोटी गाड़ी में निकलें, हो सके तो स्कूटर पे निकलें, पार्किंग को ठीक से करें और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में मदद करें। पटाखे सावधानी से चलाएं, किसी के चोट ना लगे, किसी को कहीं दिक्कत ना आए। पानी की बाल्टी साथ रखें, कहीं दिक्कत ना आए इस वजह से, और हर्षोल्लास से सब जने दीपावली मनाएं। खबर देहरादून से है, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के खिलाफ विरोध तेज हो गया। केदार सभा के पंडे और पुरोहितों ने अध्यक्ष के कार्यशैली और निर्णयों पर असंतोष जताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। उन्हें विरोध का स्वयं इतना बढ़ गया है कि उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। पंडे और पुरोहितों का आरोप है कि अध्यक्ष समिति के कामकाज में पारदर्शिता और धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इस विरोध के बीच केदार सभा ने सीएम को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें इन मुद्दों को लेकर सभी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और चर्चा का विषय वो बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 15 बच्चों की मौत के बाद देश भर में औषधि विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की में औचक निरीक्षण के दौरान कई खामियां वो सामने आई हैं। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती ने नेतृत्व में टीम ने सिरप जांचने वाली 3 कंपनियां और कई दवा दुकानों की जांच की है। एक फैक्ट्री में जीएमपी मानकों का अनदेखी वो भी पाई गई है, जिससे चलते उत्पादन बंद कर स्टॉक सील कर दिया गया और 3 बैच वो रोके गए। फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त करने की संस्कृति वो की गई है। 5 दुकानों से संदिग्ध सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। खबर मिलते ही कुछ दुकानदार फरार हो गए। विभाग अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों ने सभी को मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमारे द्वारा लगातार मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितताएं मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए उसके द्वारा माल FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए हैं। और जैसा कि हमारे द्वारा लगातार कंपनियों के और मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हमेशा से लगातार किए जा रहे हैं, बट अपर आयुक्त द्वारा उस पर और तीव्रता लाने के आदेश दिए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कंपनियों का निरीक्षण हो सके और साथ ही रिवाइज GMP के अनुसार ही कंपनियां आगे काम कर सकें। बीटीसी बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने परिवहन विभाग को जानकारी दी है कि एक निजी शिक्षण संस्थान एम्बुलेंस लिखे वाहन का उपयोग छात्रों को ले जाने के लिए कर रही है। शिकायत के आधार पर विभागीय टीम ने मौके पर जांच की है, जिसमें पाया गया है कि वाहन एम्बुलेंस के रूप में पंजीकृत था, लेकिन उसका इस्तेमाल स्कूल वैन की तरह किया जा रहा था। इस गंभीर उल्लंघन पर विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज कर दिया है और वाहन स्वामी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनहित और सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब BDC की बैठक थी उसमें ये समस्या उठाई गई, ये बात सामने आई कि एक एम्बुलेंस के द्वारा बच्चों को ढोया जा रहा है। देखिए, निजी वाहन का जब कमर्शियल प्रयोग होता है तो वो हमारे लिए राजस्व का नुकसान भी है और मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वो गलत भी है। तो योजना बना करके उस वाहन को चेस किया गया और आज सुबह हमारे परिवहन कर अधिकारी श्री विजय कुमार आर्या जी ने वो वाहन पकड़ लिया और वो शिकायत सच पाई गई। उसमें बच्चे बैठे हुए थे और उनसे पैसा भी लिया जा रहा था। ऐसी स्थिति में उस व्हीकल को सीज कर दिया गया है और भारी जुर्माना उस पर लगाया गया है।
अल्मोड़ा के क्वारस क्षेत्र में लगातार हो रहे भूस्खलन और सड़क टूटने से स्थानीय लोगों और यात्रियों में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये मार्ग अल्मोड़ा के कुमाऊं की सीमांत क्षेत्रों से जोड़ने वाला एक प्रमुख रास्ता है, जो बीते कुछ महीनों में बार बार बंद हो रहा है। जनजीवन पर पड़ते असर को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने अब वैकल्पिक समाधान के रूप में चौसली में डोबा मोटर मार्ग पर अपग्रेड करने का फैसला जो है यहाँ लिया है, जिससे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। एनएच के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार चौधरी की निगरानी में इस मार्ग का चौड़ीकरण और सुधार कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डाइवर्ट रूट पूरी तरीके से सुरक्षित बनाया जा रहा है ताकि वाहन बिना किसी खतरे के सुचारू रूप से चल सके। लोग देख ही रहे हैं, अभी सामने काम चल रहा है और पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये अल्मोड़ा क्रांतिखंड अल्मोड़ा के पास है। क्रांतिखंड अल्मोड़ा की ओर से मुझे अलर्ट हुआ है। ये 2.65 किलोमीटर का एक बाईपास है। क्वारब में जो आपदा जिसकी आप बात कर रहे थे, जो पिछले 2 वर्षों से 1 वर्ष से पूरा अल्मोड़ा और हमारे 2-3 जिलों की जो आम जनता है सब परेशान है, तो उसके लिए एक ये इस पे कुछ पैसा सैंक्शन हुआ था। ये 2.65 किलोमीटर का एक बाईपास मार्ग है जिसमें कि 2 वैली ब्रिज बनने हैं और उसके अलावा इसमें हॉट मिक्स होगा। ये सारी सड़क जैसे अपनी आप अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच जो 9 मीटर चौड़ी है, ये भी 9 मीटर का ही इसमें प्रोविजन रखा हुआ है। ये सारी सड़क 9 मीटर चौड़ी होगी। इसमें हॉट मिक्स तक का सारा काम होना है। 2 वैली ब्रिज ऐड होंगे। ये जाके आपका क्वारब से हल्द्वानी की ओर 500 मीटर हम आगे जाएंगे तो वहां पे जाके रोड पे उस मेन हाईवे 109 जो एनएच है हमारा, उस पे जाके मर्ज हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा में हमारा क्वारब का जो एक क्रोनिक जोन अपना डेवलप हुआ है, ये जब तक स्टेबल नहीं होगा तो तब तक ये मार्ग काम करेंगे और वो जब वो स्टेबल हो जाएगा तो दोनों मार्ग अल्मोड़ा की जनता के लिए और अपने जो हमारे बागेश्वर पिथौरागढ़ जिले के जितने लोग हैं, दोनों वैकल्पिक मार्ग रहेंगे। तो कभी अगर उसमें कुछ ऐसी चीज हो जाती है, वो मार्ग बंद होता है, तो आदमी से यूज कर सकता है और दोनों मार्ग सुचारू रूप से चलेंगे। इसमें आप देखो, ये जो अब पहला हमारा हिस्सा है, इस पे भी काम चल रहा है। इसमें हम लोग स्कपर बना रहे हैं, कहीं पर रोड कटिंग चल रही है और उधर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जी, ये अपने आप के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर और हमारे पिथौरागढ़ 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही सामरिक रूप से और हर प्रकार से महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आप जानते हैं कि जो क्वारब लैंडस्लाइड जो जोन है, उसमें इस तरह की एक्टिविटी हो रही है कि बार बार मलबा गिर रहा है। उसकी सुरक्षात्मक कार्य मिनिस्ट्री से स्वीकृत है। इसी में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मूर्त हैं, उनके द्वारा उन्हीं का विजन था कि इस कार्य को आप लोग सुचारू रखें, परंतु यातायात के चलते ये संभव नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने उनके डायरेक्शन में ही एक डीपीआर का गठन किया गया। ये 1.7 किलोमीटर हमारा डोबा से न्यू रोड है जो क्वारब पे मिलेगी और बाकी जो पार्ट है वो इसमें वाइडनिंग का काम होना है जो कि चौसला पे मिलेगी। ये रोड पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और इस पर काफ़ी हिल साइड कटिंग का काम भी हो चुका है, स्कपर बनाने का काम भी आरंभ हो चुका है और यहाँ तक कि जो वैली ब्रिज हैं, 2 वैली ब्रिज है, उस पर भी उनके फाउंडेशन का काम वो भी आरंभ हो चुका है। ये मार्ग के बनने से, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 3 महीने में ये काम मतलब सुचारू करेंगे यहाँ से यातायात। यहाँ से यातायात सुचारू होगा तो नो डाउट हमारा जो लैंडस्लाइड प्रोन जो क्वारब जोन है, वहाँ पर हम लोग आसानी से सुरक्षित ढंग से कार्य करेंगे। और ये जो सड़क डाइवर्जन के रूप में है, जिसको हम डोबा चौसली क्वारब मार्ग के नाम से बोल रहे हैं, ये भी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर रामनगर से है, जहां परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर समेत अन्य स्थानों पर सड़क सुरक्षा के ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि जिले में 16 से अधिक ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित हैं, जहां सुधार के बावजूद दुर्घटनाएं होती हैं। निरीक्षण का उद्देश्य ये जानना था कि पिछले 5-6 वर्षों में इन जगहों पर क्या बदलाव किए गए हैं और दुर्घटनाओं के कारण क्या कुछ हुआ। परिवहन आयुक्त ने बताया कि प्रमुख कारणों में चालक की लापरवाही, वाहन की खराबी और सड़क की स्थिति शामिल है। रामनगर क्षेत्र में 8 ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां स्थानीय प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग और NHAI मिलकर सुधारात्मक सिफारिश जो है वो तैयार करेंगे। यह 16 ये ब्लैक स्पॉट है और ये ब्लैक स्पॉट अलग अलग समय पर डिसाइड हुए हैं। कोई 2020 में हुआ है, कोई 22 में हुआ है, 23 में हुआ है। लेकिन इसके बाद पिछले 3-4 सालों में जो है काफ़ी इन पर रोड पे सुधार हुआ है और काफ़ी जो है रोड की जो इंजीनियरिंग है उसमें काफ़ी चेंज किया गया है
और रोड के जो मानक है उसमें सुधार लाने का प्रयास किया गया है। तो जो लीड एजेंसी है उसने परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है मैं अपनी लीड एजेंसी के साथ यहाँ पर आया हूँ और हम देख रहे हैं कि जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं उन पर पिछले 5-6 सालों में क्या सुधार हुआ है और उन ब्लैक स्पॉट पर कितने एक्सीडेंट उसके बाद हुए हैं और उन एक्सीडेंट को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। इसलिए जो है पूरी लीड एजेंसी अपने स्थानीय अधिकारियों के साथ जो है यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। बाद मैं आपको बता दूं कि यदि आप दुर्घटनाओं को देखें तो दुर्घटनाओं का एक कारण नहीं है। दुर्घटना का कारण ये हो सकता है कि चालक की लापरवाही हो सकती है, गाड़ी के जो टेक्निकल कंडीशन उसको हो सकता है, रोड इंजीनियरिंग में कोई गड़बड़ हो सकती है या कोई विशेष प्रकार की स्थिति ऐसी हो कि जिससे एक्सीडेंट हो जाए। तो उन सब चीजों का सम्यक मूल्यांकन करने के बाद ये निर्णय ले पाएंगे कि किसी ब्लैक स्पॉट पर एक्सीडेंट बार बार क्यों हो रहे हैं और उस जो कारण है उसका कैसे निराकरण किया। सर कितने ब्लैक स्पॉट है नैनीताल जिले में? नैनीताल जिले में कम 16-17 हमारे ब्लैक स्पॉट है जो और आज जो रामनगर के 8 ब्लैक स्पॉट है उसका हम निरीक्षण कर रहे हैं। सर क्या किया जाएगा आगे इनको लेकर? और यहाँ पर जो भी हमारी लोकल के अधिकारी हैं और हमारी लीड एजेंसी के संयुक्त से जिस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे या जो पर रिकमेंडेशन की जाएगी वो हमारे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। उसके बाद वो जो रिपोर्ट जो संबंधित संस्था है, चाहे वो परिवहन विभाग से संबंधित हो, चाहे पुलिस से संबंधित हो, चाहे वो आपकी जो निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग या NHAI हो, उनको भेजा जाएगा कि यहाँ पर करेक्शन किया जाए जिससे भविष्य में वहाँ पर किसी प्रकार के एक्सीडेंट न हो। खबर रुड़की से है, जहां कार की खिड़की से टकराकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसा गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की रामपुर चुंगी का है, जहां एक कार सड़क किनारे आकर रुकी और चालक ने अचानक से खिड़की खोल दी। खिड़की से पीछे से जो है आ रहे एक बाइक सवार टकरा गया। बाइक सवार जैसे ही सड़क पर गिरा तो पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे नीचे आ गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार द्वारा हाल ही में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लिए गए निर्माण पर बीजेपी ने सरकार का आभार जताया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनमीत चौहान ने बयान में अपने कहा है कि देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच एक लोकप्रिय और भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए ये जो एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। बीजेपी ने सीएम धामी की सोच और नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें युवाओं का सच्चा हितैषी बताया। पार्टी ने विश्वास जताया कि आगे भी इसी तरह युवा हित में फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए युवाओं को किसी भी प्रकार की किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के उन्होंने चाहे हम सीबीआई जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। हम अगर रोजगार देने की बात करें तो अब तक की उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाले और कोई मुख्यमंत्री हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस राज में सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था और जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में धांधलियां की जा रही थी और नकल माफिया पूरे प्रदेश के अंदर हावी था और उसकी जड़ें कोने कोने तक पहुंच चुकी थी, उसको अगर नेस्तनाबूद करने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और देश का सबसे कठोरतम नकल कानून उन्होंने प्रदेश में लागू किया और पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक सरकारी रोजगार देने का काम उन्होंने किया है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा जो निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं जो अभी जिनमें कुछ शिकायतें आई थी उसको निरस्त करने का उन्होंने निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। खबर रानीखेत से है, जहां उप जिला राजकीय चिकित्सालय में टमाटो फ्लू वायरल से प्रभावित बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। दूर दराज के दुर्गम इलाकों में भारी संख्या में बच्चे इलाज के लिए यहां पहुंच रहे हैं। हाल ही में चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी की बात सामने आई थी, जिससे इलाज प्रभावित हो सकता था। इस पर उच्च अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 चिकित्सकों को करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित चौखुटिया भेजा है। हालांकि चिकित्सालय में अब 4 से 5 विशेषज्ञ चिकित्सक जो है वो उपलब्ध हैं, जो गंभीर मामले का बेहतर इलाज कर रहे हैं।
चिकित्सालय प्रशासन ने संक्रमण से बचाव के लिए विशेष प्रावधान किए हैं और बच्चों के परिवारों को सावधानी बरतने की सलाह यहां पर दी गई। टमाटर फ्लू के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीवन प्रसाद ने कहा कि मरीज आ रहे हैं, लेकिन उनकी सारी इलाज यहीं से हो रहा है, सारी दवाएं उपलब्ध हैं। कल हमारे 4 विशेषज्ञ चकुटिया गए थे और यहाँ पर लेकिन केवल कल अल्ट्रासाउंड नहीं हुए थे। कल करवा चौथ का जीएस के बावजूद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष पारकी, फिजिशियन डॉक्टर मोनिका शिवाली, डॉक्टर तुलसी ENT सर्जन और डॉक्टर अमरजीत सारे मरीज देख रहे थे। मैं खुद अपने मरीज देख रहा था, तो यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी। हाँ, अल्ट्रासाउंड कल नहीं हो पाए थे यहाँ और आज हो रहे हैं। टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर के मरीज आ रहे हैं, उनको हम यहाँ से सारी दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं और जो भी उनको दिक्कत हो रही है उनको समझा रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे बचाव है, ये सब उनको बता रहे हैं और दवाएं सब यही से दे रहे हैं। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।